अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुड आफ्टरनून। मुझे लेक्चर लेने का एक्सपीरियंस ज़ीरो है। मैं लेक्चरर या प्रोफेसर, टीचिंग एक्सपीरियंस मेरा कुछ नहीं है। मैंने बहुत कुछ सीखा है अपने टीचर्स से और बहुत ज़्यादा सीखा है अपने पेशेंट्स से। डॉक्टर का कंसल्टेशन एक ऐसी चीज़ है, ये एक मीटिंग होती है दो प्रोफेशनल्स की। डॉक्टर भी प्रोफेशनल है और पेशेंट भी प्रोफेशनल है, वो भी सिखाता है डॉक्टर को। तो जो कुछ मैंने सीखा है उसमें से कुछ शेयर करने की कोशिश करूंगा। और ये साइकोलॉजी और हैप्पीनेस, ये साइंटिफिक टर्म्स और सीरोटोनिन और डोपामिन, इससे मैं बोर नहीं करूंगा आपको। मैं कोशिश इस बात की करूंगा कि प्रैक्टिकल मेरे टॉक हो, जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे काम आए। ज़िंदगी अल्लाह ताला ने जो दी है वो बहुत ही मुख्तसर सी ज़िंदगी है। किसी ने कहा है कि अभी आए थे, बैठे भी न थे कि उठा दिए गए। प्लानिंग तो बहुत है हमारी, लेकिन इतनी मुख्तसर सी है कि आदमी हम सोचे, मैं सोचूं मेरा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन जो हुआ था 1987 में, काफ़ी दिन हो गए, 37 ईयर्स। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम औरंगाबाद आए थे, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ था। मेरे दोनों बेटे भी यहीं से, उन्होंने 12th किया, वो भी मेडिकल कॉलेज में गए, उनका भी पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया। यानी देखते देखते ज़िंदगी कितनी फास्ट चली जा रही है। ऐसे लगता है कि पलक झपकते झपकते 10 साल 20 साल हमारी ज़िंदगी के निकल जाते हैं। इसलिए हमको इस लेंस के थ्रू ज़िंदगी को देखना चाहिए कि बहुत मुख्तसर सी ज़िंदगी है और बहुत ही अनसर्टेन भी है। इसकी कोई गारंटी नहीं, हर चीज़ की गारंटी लेते हैं, ज़िंदगी की कोई गारंटी नहीं है। मेरे एक दोस्त जिन्होंने MBBS, MD और DM तीनों मेरे साथ किया, एट द एज ऑफ 43 ईयर्स ही वॉज डायग्नोज्ड एज हैविंग कैंसर और कुछ ही दिनों में दुनिया से चले गए। जिस दिन उनकी सर्जरी हुई थी उस दिन मैंने एक नज़म लिखी थी, फिल बदी आउट ऑफ इमोशंस। बदलते हैं फैसले ज़िंदगी के रातों रात, हादसात रात दिन जो हो रहे हैं। कल तक देखते थे जो बरसों के सपने, मिनटों में टूटता उन्हें देख रहे हैं। कल तक जीने वाले शेर की तरह बकरी के बच्चे से आज जी रहे हैं। चहकने वाले हरदम के चेहरे उदास गुमसुम से आज हो रहे हैं। खुशियों से भरे डेरे कल के मातम में आज बदल रहे हैं। चलते फिरते ये इंसानी वजूद बिस्तर से सिलकर आज जी रहे हैं। दिल फेंक नौजवान कल के मरीज दिल के आज बन रहे हैं। कर रहे थे हवा से जो बातें प्लास्टर में आज वो जकड़ रहे हैं। अटैक दिल और दिमाग के रुख जिंदगी का बदल रहे हैं। बदलना ही है जब जिंदगी को तो इंतज़ार अटैक का हम क्यों कर रहे हैं। शिकार हो गए कई दोस्त हमारे, धोखा जिंदगी का हम क्यों नहीं समझ रहे हैं। आओ तौबा करें हम इसी लम्हा, देरी क्यों इसमें अब हम कर रहे हैं, देरी क्यों इसमें अब हम कर रहे हैं। तो ये लाइफ है, ये हमारी जिंदगी है। किस चीज़ के इंतज़ार में हैं हम लोग, किस अटैक के इंतज़ार में हैं, किस बम एक्सप्लोजन के इंतज़ार में है कि हम हमारी ज़िंदगी को चेंज करेंगे। इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, आज ही चेंज करना है, कल का पता नहीं है, आज ही चेंज करना है। इसलिए कामयाबी की डेफिनेशन अलग है। आज जो कामयाबी की डेफिनेशन पूरी दुनिया दे रही है, इज्जत शोहरत और दौलत अगर जिसके पास है वो कामयाब। क्यों भाई, यही कहा जा रहा है, इज्जत होना, दौलत होना, ओवरनाइट। आज हमारे बच्चे क्या यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, ओवरनाइट कैसे रिच बनना है, कैसे कमाना है, कैसे बड़ा बनना है, कैसे फेमस होना है, ये चीज़ों को देखते हैं। आप अगर आप ये सर्च कर रहे हैं तो ये भी सर्च कर लीजिए, जिन्होंने दौलत हासिल कर ली, जिन्होंने इज्जत और शोहरत हासिल कर ली, उनका अंजाम क्या हुआ। और अगर आप देखेंगे तो अक्सर उनमें से लोगों ने सुसाइड किया है, या तो वो ड्रग एडिक्ट बन गए या मेंटल डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो गए और उसकी वजह से
वो टेंशन कम करने के लिए दवाइयों का इस्तेमाल किया, या अल्टीमेटली फिर उन्होंने सुसाइड किया। तो दौलत, इज्जत और शोहरत हमारी जिंदगी का मकसद नहीं है। हमारी जिंदगी का मकसद क्या है, यह समझना जरूरी है। और इसीलिए सुसाइड आज इतना कॉमन है। डॉक्टर साहब सरप्राइज होगा कि हर साल 7 लाख लोग, 7 लाख पीपल डाई ऑफ सुसाइड, एंड एवरी 40 सेकेंड 1 person इज ट्राइंग कमिटिंग सुसाइड, सक्सेसफुल सुसाइड। और बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल सुसाइड देयर आर 20 केसेस ऑफ फेल्ड सुसाइड्स। मतलब बहुत सारे हमारे पेशेंट आते हैं ना, कुछ चूहा मारने की दवा ले लिए, थोड़ा सा हाफ हार्टेड अटेम्प्ट जिसको बोलते हैं। हमारे बहुत सारे नौजवान यहाँ कट करके आते हैं, बहुत जोश से नहीं कट करते, आहिस्ता से जस्ट दिखाने के लिए। इंसिडेंस मेल इज टू फीमेल रेशियो 2:1 है, लेकिन अटेम्प्ट्स में औरतें आगे हैं। अटेम्प्ट जब करती हैं औरतें तो उनके फेल्ड अटेम्प्ट्स ज्यादा रहते हैं। एवरी 40 सेकेंड 1 person इज कमिटिंग सुसाइड। सुसाइड इतना एक्सट्रीम स्टेट क्यों ले रहे हैं? क्योंकि उनको चैन और सुकून मैसर नहीं है। वो खुशी जिसकी तलाश में वो थे, वो तलाश ही रह गई, उनको खुशी नहीं मिली। और खुशी मतलब क्या है? व्हाट इज हैप्पीनेस? इट इज एब्सेंस ऑफ एंजाइटी और डिप्रेशन इज हैप्पीनेस। आज मुझे खौफ नहीं है किसी चीज का और मुझे गम भी नहीं हो रहा है, इसका मतलब मैं खुश हूं। ये एब्सेंस है। खौफ क्या रहता है? एंजाइटी, मतलब क्या होगा मेरे साथ, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। आदमी इतना एक्सट्रीम हो जाता है कि उसको हर चीज में खौफ लगता है और हर चीज में डर लगता है। एक रस्सी अगर नीचे पड़ी हुई है तो उसको डर लगता है कहीं सांप तो नहीं है, ये काटने तो नहीं आएगा, मेरी जान तो नहीं जाएगी। कोई भी चीज के एक्सट्रीम तक चले जाता है। इसलिए एक हमारे पड़ोस मुल्क के बहुत फेमस शायर थे, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे, वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह, कहते हैं कि इंसान हालात से तो परेशान है लेकिन उससे ज्यादा ख्यालात से परेशान है। 100 ख्यालात हमारे दिमाग में आते हैं, एक भी सही होने वाला नहीं रहता है, लेकिन वो ख्यालात हमको रात में सोने नहीं देते। एंड दैट इज इन शॉर्ट एंजाइटी, मुस्तकबिल का खौफ। क्या होगा, क्या होगा, मैं फेल हो गया तो क्या होगा। बहुत सारे बच्चे इससे ही परेशान रहते हैं, मैं फेल हो गया तो माँ बाप को क्या मुंह दिखाऊंगा, मेरे टीचर्स को क्या मुंह दिखाऊंगा, इससे परेशान रहते हैं। और गम क्या है? डिप्रेशन। जो माजी में जो चीजें हो गई मेरे साथ, जो हो गई, कोई लॉस था, फाइनेंशियल लॉस था, किसी नियर एंड डियर की डेथ थी, कोई बीमारी थी, कोई परेशानी थी, कोई मुसीबत थी, उससे आदमी गमगीन रहे, उसमें से बाहर न निकले, वो डिप्रेशन है। ये खौफ और गम, ये दोनों जब नहीं रहते उसका नाम हैप्पीनेस है। तो इंसान कोशिश करे कि हमेशा जो है खौफ और गम क्यों आता है इसको सोचने की कोशिश करे और उससे बचने की कोशिश करे। इसी शहर के मशहूर शायर थे बशर नवाज साहब, उन्होंने कहा कि उन्हें कामयाबियों में सुकून दिखा तो वो दौड़ते गए। उन्हें कामयाबियों में सुकून दिखा तो वो दौड़ते गए, हमें सुकून में कामयाबी दिखी तो हम ठहर गए। हमें सुकून में कामयाबी दिखी तो हम ठहर गए। किस चीज के पीछे आप भाग रहे हैं? किस चीज के पीछे आप भाग रहे हैं? क्या चीज है आपकी जो आपको अपने अपनों के साथ बैठने नहीं दे रही, एक फैमिली टाइम गुजारने नहीं दे रही? खुशी के लाखों मौके हमारे सामने चल के आ रहे हैं लेकिन उसको चेरिश करने की, एंजॉय करने की तौफीक नहीं मिल रही। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि रात दिन एक धुन लगी हुई है। किसी ने बहुत शॉर्ट में कहा है कि आज इंसान का मकसद क्या है? 1 रोटी, 2 बोटी, 1 चोटी, 1 कोठी। यह हमारी जिंदगी का मकसद है और इसी के पीछे हम पड़े हुए हैं। जिसको जो खाने का इंतजाम हो जाए तो घर का इंतजाम हो जाए तो अच्छी बीवी मिल जाए, मेरे बच्चे हो जाए, मेरी गाड़ी अच्छी हो जाए, इन्हीं के पीछे चलते 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 अपनी जिंदगी को खत्म कर रहे हैं और फिर पछताते हैं। कहा कि किसी ने कहा कि वो लौट आए तो उन्हें कुछ कहना नहीं, बस गौर से देखना उन्हें, जिन्हें मंजिलों पे जाके खबर हुई कि ये राह कोई और थी। कि ये जिंदगी की शाम हो गई, जिंदगी की शाम हो गई। तो मौत की घंटी जब बजी, मौत के डेथ बेड के ऊपर पड़ा हुआ है, उस वक्त पता चला कि जिसको मैं मंजिल समझ रहा था वो तो मंजिल थी ही नहीं थी। मेरे रास्ते का चयन और उसका इंतखाब ही गलत था। अब उसकी हसरत का क्या ठिकाना। दुनियाई एतबार से कोई जंगल में चले जाए, गलत रास्ते का चयन कर लें
तो वो रात का इंतज़ार करेगा, किसी तरीके से जंगली जानवर से अपनी हिफाजत करेगा, और सुबह का इंतज़ार करेगा, और सुबह होने के बाद यू टर्न लेके वापस आ जाएगा। लेकिन मरने के वक्त ये समझ में आया तो फिर उसकी हसरतों का क्या ठिकाना। तो आज हम यहाँ जमा हैं इन्हीं चीज़ों को समझने के लिए कि मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है और मैं क्यों आया हूँ। कुछ लोग मराठी भी जानते हैं, मैं मराठी भी लिखता हूँ, अब पढ़ना और सुनाना मुझे अच्छा लगता है। धुन तुला फक्त दिसू मी आगळा, पाहिजे रूप नवनवा व फॅशन निराळा, दुनियेच्या मोहपाशात गेला तू आवळला, नाही जगत रे असा मिटणारा. कारण मृत्यूने सोडला ना किसरा ना दारा, तोच आहे सिकंदरला हरवणारा, दाबूनी इच्छांना कसा प्रत्येक निघाला, पडूनी राहिला सर्व ठाट व पसारा. मिळाले मातीत राजे महाराजे कसे, झाले मोठमोठाले बेचिराग कसे, मिटले नामवंतांचे नाव कसे, आणि गिळले पृथ्वीने तरुणांना कसे. खाऊनी खेळूनी राहिलास तू बालपणी, निसटली स्वप्नासारखी तुझी जवानी, थकून निस्तेज झालास तू म्हातारपणी, मृत्यू संपून टाकेल तुझी कहाणी. जागा दिल लावायची दुनिया नाही रे, कर्माची भूमि आहे तमाशा नहीं रे, कर्माची भूमि आहे तमाशा नहीं रे. ये जिंदगी है, हम इसलिए दुनिया में आए हैं. ये जिंदगी एक धोखा है, ये धोखा है, एक चेन ऑफ इवेंट्स है. इसके बाद ये कर लो, इसके बाद ये कर लो, और हर वक्त ऐसा लगता है कि ये मेरा लास्ट प्रॉब्लम है. हमें हमेशा अपने साथियों को भी बोलते हैं, भाई साहब अगर ये मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए ना, मेरे प्रॉब्लम्स खत्म है, बस कुछ नहीं, अब आराम करना है. अब वो प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं होता और नेक्स्ट तैयार रहता है. ये चेन ऑफ इवेंट्स है, हालात के तसलसल का नाम जिंदगी है. ये हाल कभी खत्म होने वाले नहीं, एक खत्म हुआ नहीं कि दूसरा तैयार है, दूसरा तैयार है, और ये कब तक खत्म होगा, मरते दम तक ये खत्म होने वाले नहीं है. इसलिए हमको समझना है कि हमारी जिंदगी का मकसद क्या है, और उसी के अंदर हैप्पीनेस छुपा हुआ है. कि सबसे पहले हम ये समझे कि हमारी ज़िंदगी का पर्पस क्या है, मीनिंग क्या है. अल्लाह ताला ने हमको अशरफुल मखलूक़ात, सर्वश्रेष्ठ बनाकर इस दुनिया में भेजा है, तो उसका मकसद क्या है, वो क्या चाहता है, हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है. इसलिए बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज़ हुई जिसमें जिन लोगों के सामने पर्पस था, जिन लोगों के सामने एम ऑफ लाइफ क्लियर था कि मैं दुनिया में इसलिए आया हूँ, मैं आज ये काम इसलिए कर रहा हूँ, मैं इस वक्त ये जो भी काम कर रहा हूँ उसका मकसद क्या है, जिनके सामने ये गोल्स क्लियर रहते हैं वो हमेशा हैप्पी रहते हैं, वो खुश रहते हैं. और जो जिनके सामने मकसद ही नहीं है ज़िंदगी का, क्यों आए हैं नहीं मालूम, इसलिए दो टाइप की ज़िंदगी गुजारते हैं लोग. एक योलो है, यू ओनली लिव वंस, एक ही बार की ज़िंदगी मिली है, जो चाहे कर लो, जो मज़े कर लो. आज हॉलीवुड बॉलीवुड इसी का तस्वुर देता है कि ज़िंदगी एक बार मिली है, मज़ा कर लो, जो चाहे देख लो, जो चाहे खा लो, जो चाहे बोल लो, जैसे चाहे ज़िंदगी जियो, जो जी चाहे ज़िंदगी है वैसी गुजार लो. ये एक कंसेप्ट है योलो, और एक है कंसेप्ट योडो, यू ओनली डाई वंस, यू ओनली डाई वंस. सो बेटर प्रिपेयर फॉर दैट, डेथ इज कमिंग. और सबसे बड़ा डेथ का प्रॉब्लम यह है कि हमने सबने एक एंटिसिपेट किया हुआ है ना, इतने साल मुझे जीना है, हमारे दिमाग में एक रहता है, किसी ने बोला नहीं है लेकिन एक है, हाँ यार मैं तो अभी जवान हूँ. डॉक्टर साहब के पास गया था, वो डॉक्टर लोग भी बहुत होशियार रहते हैं, ईसीजी देखते बोलते हैं 60 साल के जवान रहते हैं सामने, रिटायर अभी हुए, बोलते हैं आपका ईसीजी तो बिल्कुल 25 साल के जवान के जैसा है. तो वो भी खुश हो जाते हैं, डॉक्टर साहब को भी फीस अपनी लेनी रहती है, बोलते हैं आपका सीटी स्कैन एमआरआई तो एकदम नौजवान जैसा है, कोलेस्ट्रॉल तो नॉर्मल है आपका. तो उससे एक और झूठी तसल्ली हो जाती है, लगता है कि और 20-25 साल तो अपने को कुछ होने वाला नहीं है. तो ये सब चीज़ें, यू ओनली डाई वंस, सो बेटर प्रिपेयर फॉर दैट. डेथ 2 बार नहीं आने वाली है, एक ही बार आने वाली है, उसके लिए तैयारी करो. तो ये एक कंसेप्ट है. तो उस कंसेप्ट के साथ में सामने रखिए एक पर्पस ऑफ लाइफ, हमारे सामने ज़िंदगी का मकसद होना चाहिए, मैं जो भी काम कर रहा हूँ वो किस लिए कर रहा हूँ, एक पर्पस होना चाहिए. दूसरी चीज़ जो खुशी देती है वो ग्रैटिट्यूड है, वो शुक्र है. हम आज है ना, हमारी नई जनरेशन खास तौर पे ये ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग उनके अंदर ख़त्म हो गई है. इन्होंने ऐसा समझ रखा है कि बस हम तो डिज़र्व करते ही हैं ये, और कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से सब चीज़ें मिल गई हैं. हम में से ये जनरेशन को पूछिए, हमको पूछिए, तो हमको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी के साथ ये सब चीज़ें मिली है, इतना आसानी के साथ नहीं मिली. लेकिन मेरी औलाद को बहुत आसानी से ये चीज़ें मिल गई. तो शुक्र वाला वो कंसेप्ट नहीं रहा. जब आदमी माइंडफुल रहता है और ग्रैटिट्यूड रहता है. एक मेरे पास पेशेंट आए, एक बड़े मैनेजर लेवल के, एक कंपनी के मैनेजर थे, और अचानक उनकी एक आंख की बीनाई चली गई, और दूसरे तीसरे दिन दूसरी आंख की बीनाई भी चली गई, दोनों आंख से अंधे हो गए. मैनेजर लेवल का आदमी, बड़ा क्लास 1 ऑफिसर,
और आंखों की बीनाई एकदम चली गई। एक बीमारी रहती है जिसको डीमाइलिनेटिंग डिजीज बोलता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस टाइप की बीमारी, एनएमओ टाइप की बीमारी, जिसमें बीनाई के ऊपर असर होता है और पूरा ब्लाइंड हो गया। तो नेचुरली एक आदमी, इतनी बड़ी लेवल का आदमी, नौजवान है और ब्लाइंड हो जाए तो उसकी साइकोलॉजी और उसकी कैफियत का क्या ठिकाना है। वो परेशान हो गए और एडमिशन हुआ, सीटी स्कैन, एमआरआई जो भी है टेस्ट करे, और फिर उसके बाद डायग्नोसिस के बाद ट्रीटमेंट शुरू हुई और 5 दिन इंजेक्शन का कोर्स डिसाइड किया गया। तो पहले दिन तो कोई फर्क नहीं पड़ा, दूसरे दिन, तीसरे दिन जब मैं राउंड पे गया तो सबसे पहले आवाज़ देने लगे, डॉक्टर साहब पहले इधर आइए। मैं कहा कि मैं शुरू कर रहा हूँ इधर से, डॉक्टरों का एक स्टाइल रहता है, एक तरफ से शुरू करते फिर जाते, नहीं पहले आप इधर आइए। तो मैं उनके पास गया, बताइए। बड़े डॉक्टर साहब आप, मुझे नज़र आने लगा है, देखिए आपका शर्ट का कलर भी नज़र आ रहा है, मेरे को थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा है। मैंने पूछा कितना नज़र आ रहा है? कहा कि 20-25% नज़र आ रहा है। मेरे इतनी खुशी उस चेहरे पे कि उसका कोई ठिकाना नहीं। 20% नज़र आ रहा है और इतना खुश है, इतना खुश इंसान वो है। मैंने अपने नज़दीक सोचा, यार मुझे 100% नज़र आ रहा है तो मैं कितना खुश हूँ, मैं कितना शुक्रगुजार हूँ उस अल्लाह का जिसने ये बीनाई मुझे दी है। इनकी बीनाई जब चली गई वापस, अब वापस 20% आई तो इतनी खुशी हो रही है और इसको उनकी अहमियत समझ में आ रही है। उस आदमी का जिसकी बातचीत बंद हो जाती है, स्ट्रोक में ऐसा होता है, एकदम अफेजिया हो जाता है, बातचीत बंद। एक वकील साहब है, रात दिन आर्ग्यू करते रहते हैं, एक लेक्चर और टीचर है, लेकिन अचानक उनकी बात बंद हो जाती है। अब एक एक वर्ड निकलता है और जो रिलेटिव्स फोन पे रिकॉर्ड करते हैं, डॉक्टर साहब देखो देखो एक वर्ड मुंह से निकला, उनके मुंह से आई निकला, आज अब्बा निकला, अल्लाह निकला। तो वो रिकॉर्ड करते हैं प्रेशियस मोमेंट्स कि जो आदमी रात दिन बात कर रहा था उसकी भी बात करने की कैपेसिटी चली गई थी और वापस में एक वर्ड निकला तो खुश है। क्या हम लोग आज उतने खुश हैं? जो सब कुछ हमको मैसर है। इसलिए हदीस में आता है कि 5 चीज़ों की कदर कर लो 5 से आने से पहले। जिंदगी की कदर कर लो मौत के आने से पहले, जवानी की कदर कर लो बुढ़ापे के आने से पहले, सेहत की कदर कर लो बीमारी के आने से पहले, सेहत की कदर कर लो बीमारी के आने से पहले, वक्त की कदर कर लो नादारी के आने से पहले, यानी गरीबी के आने से पहले, और वक्त की कदर कर लो मशगूली के आने से पहले, और माल की कदर कर लो बीमारी के आने से पहले। ये 5 चीज़ें, 5 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये 5 चीज़ें आज हमारे पास हैं, आज हम कितनी कदर कर रहे हैं। माइंडफुलनेस इसको ही बोलते हैं कि ये जो चीज़ है ये अल्लाह ताला ने मुझे दी है। कहते हैं कि एक निवाला हमारे पास जब आता है, हमारे प्लेट में से हम एक निवाला लेके खाते हैं, एक लुक़मा जब खाते हैं, उसके ऊपर 700 से ज़्यादा अल्लाह की मखलूक काम करती है, तब जाके वो एक निवाला आपके प्लेट में आया है। 700 क्रिएचर्स आर वर्किंग ऑन दैट। उसमें बैक्टीरिया हो गया, उसमें सब चीज़ें हो गए, सनलाइट हो गई, मूनलाइट हो गई, पानी हो गया, किसान हो गया, इंसेक्टिसाइड जो स्प्रे करते हैं, ये सब का काम होने के बाद उतने लोगों ने काम किया, तब आपके सामने एक निवाला आया। जब इस माइंडफुलनेस के साथ एक निवाला आप लेंगे तो दिल से अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। नहीं तो फिर क्या करेंगे? मोबाइल चालू है, टीवी चालू है, और खा रहे कितना खा रहे हो, कितना खा लिए वो भी पता नहीं है। वो बोले 1/3 खाना, वो 1/3 क्या पूरा फुल हो गया, फिर भी पता नहीं है, क्योंकि कुछ नहीं खा लिए, सब खा रहे हैं, दस्तरखान पे पड़ा हुआ है, आने का लिए टाइम नहीं, क्यों? थोड़ा बिजी है, मैं थोड़ा ये प्रोग्राम ख़त्म करूँ फिर मैं आऊँगा। अल्लाह की नेमत की कदरदानी नहीं है। एक आदमी, ये शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या बताते हैं या और किसी का है। एक आदमी जा रहा था, उसके पैर में चप्पल नहीं थी, एक आदमी के पैर में चप्पल नहीं थी, और पैर जल रहे थे क्योंकि धूप बहुत कड़ाके की थी, पैर जल रहे थे, तो रो रहा था और चल रहा था कि अल्लाह ताला मेरी क्या ज़िंदगी है कि पैर में चप्पल नहीं है और पैर जल रहे हैं। तो एकदम उसका अचानक रोना बंद हो गया। लोगों ने पूछा कि अभी तो रो रहे थे, क्या हुआ? जब उसने एक आदमी को देखा जिसके पैर ही नहीं थे, दोनों पैर ही नहीं थे, जब उसने उस चीज़ को देखा तो उसको अपना दुख, अपनी तकलीफ कम महसूस हुई। इसलिए शुक्रगुजार होना चाहिए। आज हम में से हर एक कंप्लेन, हर आदमी कंप्लेन करता है, कंप्लेन करता है ना। 4 आदमी मिलने के बाद सबसे पहली चीज़ गवर्नमेंट की शिकायत, प्रिंसिपल, असातिज़ा, टीचर्स, कलीग्स, सबकी एक दूसरे से बस शिकायत ही शिकायत। एक आदमी मिला, बोले क्या बात है, कैसी है? बोले अरे पानी पीने के लिए नहीं है। थोड़े दिन के बाद मिला, पीने के लिए तो है, नहाने के लिए पानी नहीं है। फिर थोड़े दिन के बाद नहाने के लिए तो है लेकिन गर्म नहीं है पानी। बोले फिर गर्म तो मिल रहा है लेकिन शावर के थ्रू नहीं मिल रहा, बोले बकेट से नहाना पड़ रहा है। फिर थोड़े दिन के बाद बोले शावर से तो मिल रहा है लेकिन प्रेशर से नहीं आ रहा उसमें पानी। यानी शिकायतों का कोई एंड नहीं है, और हमारी सबकी नेचर बन गई है कि क्रिप करते रहना और शिकायत करते रहना। तो इसके लिए ग्रैटिट्यूड और शुक्र बहुत ज़रूरी है।
देखिए आप यहाँ बैठे हैं, हर एक यहाँ तक नहीं आया, माशाल्लाह आप लोग पढ़ने में हैं। मैं अपने नज़दीक सोचूं कि कितने बच्चे थे जो एमबीबीएस करना चाह रहे थे, नहीं कर सके, मुझे अल्लाह ताला ने करा दिया। फिर एमडी करना चाह रहे थे, फिर डीएम कर रहे थे, फिर डीएम करने के बाद भी प्रैक्टिस नहीं चलती, वो भी अल्लाह ताला ने चला दिया कि 50 डॉक्टर को छोड़ करके आपके पास आ रही है। अल्लाह का करम है, आपकी कोई कमाल नहीं है, ये सब चीज़ें उसी की दी हुई है। जब इस एहसास के साथ इंसान ज़िंदगी गुजारता है तो अंदर एक खुशी का एहसास उसके अंदर आता है। तो दूसरी चीज़, एक तो पहला पर्पस हुआ, दूसरा ग्रेटिट्यूड, तीसरा पॉजिटिव थिंकिंग, ये बहुत ज़रूरी है। हमेशा ये मीडिया ने हमारे को निगेटिव सोच का आदी बना दिया है। जब देख रहे हैं फेसबुक पे लोग मजे में हैं, कोई स्विट्जरलैंड जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, सब पोस्ट कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि सारे लोग खुश हैं और मैं ही दुखी हूं। यही हो रहा है। इसलिए पॉजिटिव थिंकिंग की जरूरत है। इसलिए आप देखें कुरान की तालीमात कितनी सही हैं, और क्योंकि अल्लाह की किताब है, अल्लाह का कलाम है, कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो ख्वाब का जब तज़किरा किया तो कहा कि अपने भाइयों के सामने इसका तज़किरा मत करो। भाई थे ना भाई, क्यों नहीं बताना का, लेकिन हो सकता है हसद और जलन आ जाएंगे। और आज हम हर चीज़ खाना बाद में खाएंगे, पहले फ़ोटो लेना ज़रूरी है। हाँ, नेकी कर दरिया में डाल नहीं, नेकी कर फेसबुक पे डाल, नेकी कर व्हाट्सएप पे डाल, उसके बगैर तो खाना हजम ही नहीं होता। एक खाना, मैं एक शोरूम में गया, फर्नीचर के कुछ ज़रूरत थी तो देखने गया, तो एक हस्बैंड एंड वाइफ पूरे शोरूम में जो जो चीज़ें हैं वो उसके सामने खड़े हो रहे, ले रहे थे। मैं उनके ऊपर गौर करते रहा, वाज भी लेते रहे, सब लिए, और दूसरे दरवाजे से बाहर निकल गए। तो कोई ख़रीदना भी नहीं था उनको, सिर्फ फ़ोटो लेने का था। और आजकल लोग उस चीज़ को चेरिश ही नहीं कर पा रहे हैं। खाना है, आपके सामने कहीं खाने के लिए गए, स्पेशल डिश है, उसको चेरिश करने के बजाय उसके पहले फ़ोटो लिए कि नहीं, वो तो फ़र्ज़ और वाजिब हो गया है मेरे ख्याल से। उसके बगैर, उससे कम दर्जा तो नफिल वफिल तो है ही नहीं, फ़र्ज़ और वाजिब है कि पहले उसको फ़ोटो ले। तो पॉजिटिव थिंकिंग बहुत ज़रूरी है। जैसे बताया ना कि हालात से ज़्यादा आज हम किससे, ख्यालात से परेशान हैं। निगेटिव थिंकिंग, निगेटिव सोच, ऑप्शन ही नहीं है। आज हम लोग ऑप्शन नहीं रखते। ऑप्शन हमेशा रखिए। मैं जब मेडिकल कॉलेज में, क्योंकि स्टूडेंट्स है इसलिए मैं उनसे ज़्यादा मुखातिब हूँ, कि मैं जब एमबीबीएस में, मैं चाह रहा था कि मेरे नाना जान भी एक डॉक्टर थे, तो वो बोलते थे कि मैं आधा डॉक्टर, बेटा तू पूरा डॉक्टर बन जा। उनकी दुआएं भी थी, और वो 7 किस्म से खैरात को जानते थे, और बड़े आलिम, और क्लास 1 ऑफिसर भी थे, डिस्ट्रिक्ट मलेरिया ऑफिसर हुए। तो उनका सबसे बड़ा इंस्पिरेशन था। तो एक हमारे भी ज़िंदगी में एक कोई मेंटोर, एक इंस्पिरेशन होना ज़रूरी है, उससे आदमी आगे बढ़ता है, वो भी बहुत ज़रूरी है। और ढूंढने पे हर चीज़ मिल जाता है। अच्छी चीज़ें आज मिलती, बोलते हैं एडल्ट्रेशन है, अच्छा आलिम नहीं मिलता, अच्छा मेंटर नहीं मिलता, ढूंढने पे सब चीज़ मिल जाते हैं, हमने ढूंढा नहीं है, तो एक मेंटर की भी ज़रूरत है। तो हमारे नाना जान जो है वो मेरे लिए इंस्पिरेशन थे। तो हर चीज़ जो बताते थे कि ऑप्शंस रखो बेटा, हमेशा ऑप्शन रखो। मेडिकल करना है, ठीक है, नहीं मिला तो मैं भी आपकी तरह मैथमेटिक्स नहीं चाहता था, बहुत सारे बच्चे मैथमेटिक्स नहीं चाहते, इसलिए क्या होम साइंस, साइकोलॉजी ये सब लेते हैं ना, तो हमने भी एनिमल साइंस एंड डेयरिंग लिया कि अगर मेडिकल में नहीं मिला तो मैं जानवरों का डॉक्टर बन जाऊंगा, और अगर वो भी नहीं बन सका तो एग्रीकल्चर कर लूंगा, लेकिन मैथमेटिक्स नहीं पढ़ूंगा, ये क्लियर था। तो ऑप्शंस रखना चाहिए। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, जहां लोग ऑप्शन नहीं रखते ना, तो फिर वहां एक्सट्रीम स्टेप पे चले जाते हैं। बच्चे आज सुसाइड करने की रेट स्टूडेंट्स में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। 8वीं और 10वीं के बच्चे अभी जिंदगी देखे भी नहीं, समझे भी नहीं, सुसाइड कर रहे हैं। क्यों? कि उन्होंने एक फिक्स गोल रखा है कि अगर ये नहीं मिला तो मेरी जिंदगी खत्म, इसलिए वो सुसाइड कर रहे हैं। तो मैंने एक लड़की, अभी मेरे पास आजकल है ना, नीट का जब एग्जाम करीब आता ना, तो रोजाना कम से कम 5-6 बच्चे, लड़के लड़कियां आती है, आईआईटी और नीट की तैयारी कर रहे हैं, सर में दर्द हो रहा है, उनके माँ बाप लेके आते हैं, इसका सर में दर्द हो रहा है, क्या हो रहा है? मैं पूछता हूँ क्या पढ़ रहे हैं, तो बोलते नीट की तैयारी कर रहे हैं। मतलब फिर भाई आपको सिटी स्कैन, एमआरआई की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ काउंसलिंग की जरूरत है। तो एक लड़की की मैं काउंसलिंग कर रहा था, और 10 मिनट इतने बिजी शेड्यूल में से निकाल के मैंने बोला कि मैं काउंसलिंग कर दूं, तो हो सकता है बेचारी का ऑप्शंस 1 2 3 कर लेंगी। तो फिर मैंने बहुत समझाया उसको, ऑप्शंस खुले रखना, ये सब चीज़ें। और 10 मिनट के काउंसलिंग के बाद वो माँ बाप भी खुश हो गए कि हमारी बच्ची की डॉक्टर साहब ने अच्छी काउंसलिंग की है। तो मैंने पूछा बेटा समझ में आ गया ना, तो फिर क्या ऑप्शंस रखेंगे? तो बोले सर समझ में आ गया, 3 ऑप्शन। तो बोले क्या ऑप्शन है तुम्हारे, अब बताओ। बोले ऑप्शन ए नीट, ऑप्शन बी नीट, ऑप्शन सी नीट। तो मैंने बोला यार 10 मिनट की काउंसलिंग से कुछ होने वाला नहीं है, इनकी तो ब्रेन वॉशिंग होना जरूरी है। तो एक चीज फिक्स बिठा दिया कि यही करना है,
और यही चीज़ बस, आप टॉप करने की प्लान तो कीजिए, कोशिश कीजिए, लेकिन टॉप करना ये ज़िंदगी का मकसद नहीं है। इसलिए है ना, जो मेडल्स रहते हैं, आपको हो सकता है मालूम भी होगा, एक गोल्ड मेडल रहता है, एक सिल्वर मेडल और एक ब्रॉन्ज मेडल रहता है। सबसे ज़्यादा खुशी किसको होती है मालूम है? ब्रॉन्ज मेडल वाले को, गोल्ड वाले को नहीं होती। गोल्ड वाले की खुशी का एक स्पाइक रहता है, वो खत्म हो जाता है। सिल्वर वाला तो डिप्रेशन में ही चले जाता है, वो बोलता है मेरे से गोल्ड मिस हो गया। और ब्रॉन्ज वाला हमेशा खुश रहता कि यार अपने को मेडल तो मिल गया बस। तो मैं आपके सामने जीती जाती एग्जाम्पल हूँ ब्रॉन्ज मेडलिस्ट की। मैंने 10th 12th MBBS के 3 साल, MD और DM किसी भी एग्जाम में टॉप नहीं किया, और टॉप नहीं करने की खुशी है मेरे को, क्योंकि मैं टॉप करता था तो हो सकता है अगले साल मैं लिस्ट में ही नहीं रहता था। तो टॉप नहीं करने की वजह से हमेशा कोशिश ये रहती थी कि टॉप करना है, टॉप करना है, और उस चक्कर में मैं सेकंड या थर्ड रहता था। तो वैसे ही मेरी प्रैक्टिस में भी ये है, और दुनिया की जिंदगी भी ऐसी है कि मेरे को बहुत बड़ी जन्नतुल फिरदौस का दावेदार नहीं हूँ। अल्लाह ताला इतना बोल दे कि बस माफ कर दिया, बस काम खत्म, अपना ब्रॉन्ज मेडल मिल गया। तो ब्रॉन्ज मेडल वो लेने की कोशिश कीजिए। अगर गोल्ड मिल जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, सिल्वर मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कम से कम ब्रॉन्ज मेडलिस्ट तो होना चाहिए। तो हमेशा ऑप्शन ओपन रखना चाहिए। तो पॉजिटिव थिंकिंग ये खुशी का जामिन है कि हमेशा पॉजिटिव सोच रखिए, मुस्बत या पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए। उसके बाद है ना रिलेशनशिप्स। हमारे रिलेशन सबसे बिगड़े हुए हैं, हर एक से हमारे रिलेशन बिगड़ जाते हैं। एक लंबी स्टडी है, उसको हार्वर्ड स्टडी कहते हैं। बहुत सारी लंबी स्टडी आपने जिस साइकोलॉजी में पढ़ा भी होगा, और ये स्टडी अभी भी ऑन गोइंग है। और ये शुरू हुई थी गालिबन 1938 से शुरू हुई थी। तो 1938 से शुरू हो गई, इसका मतलब तकरीबन 85 साल वो स्टडी को हो गई है। कई जनरेशन उसमें चले गए, वो स्टडी हुई कि कौन सबसे ज़्यादा हैप्पीएस्ट और सबसे ज़्यादा लंबी जिंदगी किसकी हुई। उसमें के कई जो ओरिजिनल जो रिक्रूट किए गए थे, उसमें के कई लोग आज भी जिंदा हैं, कई लोग जिंदा हैं, इतनी लंबी लाइफ उनकी मिली है। हदीस में भी आता है ना, जो सिला रहमी करने वाला है और रिश्ते नातों को जो जोड़ के रखता है, उसकी ज़िंदगी अल्लाह ताला लंबी कर देते हैं। अच्छे रिलेशंस को मेंटेन करना ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। अपने आप से रिलेशन सही करो, अपने आप से, कि मेरे आँख का भी हक है, मेरे कान का, मेरी ज़बान का, मेरे जिस्म का भी हक है, तो मैं उसको रस दे रहा हूँ कि नहीं, उसको प्रॉपर ग़िज़ा दे रहा हूँ कि नहीं। मेरा अपना बॉडी से रिलेशन अच्छा हो, मेरे घर वालों के साथ रिलेशन अच्छा हो, मेरे बीवी के साथ रिलेशन अच्छा हो। जो सीनियर हजरात हैं, जो शादीशुदा हैं, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है हमारी बीवी के साथ हमारे रिलेशन अच्छे नहीं है। हमारे पेशेंट आके बोलते हैं की सगळ्यांशी चांगलं बोलतात हो, माझ्याशी चांगलं बोलत नाहीत। हाँ, तो फिर मैं बोलता हाँ, इनको बाहर की कोई लेडी आके पूछे कि भाई फला जगह कौन सा है, फला बिल्डिंग किधर है, तो वो अच्छे से बताएंगे प्यार से, हाँ भाई तिकडे जा, आणि तुला समजत नसेल तर मी पण चालतो, हाँ मैं चल के तेरे को दिखा देता हूँ। लेकिन अगर बीवी अगर कुछ पूछे, हाँ तो बड़ा गुस्सा आता है। हाँ, तो वो वक्त के साथ थोड़ा प्यार मोहब्बत भी कम हो जाती है। तो उसको भी है ना, वो एक आदमी, नई नई शादी हुई थी, तो जा रहा था, तो बीवी का पैर अटक गया, खालिन में वो गिर गई। तो एकदम बोला बेटा जानो बिल्कुल तुम क्या गिर गए, तुमको तकलीफ तो नहीं हुई, अल्लाह करे कि तुमको कभी तकलीफ ना हो, फौरन उठा दे। 5-7 साल गुजर जाते हैं, फिर चलते चलते गिर गई, तो फिर थोड़ा रुका, पलट के देखा, फिर चले आगे, अरे उठ जाओ बेगम, चलो उठ जाओ चलो। और 20-25 साल होने के बाद फिर जा रहे थे वहां से, फिर गिर गई, तो अब तो रुक के पलट के भी देखा नहीं, सीधा चलते रहा। गिरती पड़ती जिंदगी आ जाती, उठ के वापस आ जाएगी। तो ये ऐसी पॉजिटिव रिलेशंस होना जरूरी है। थोड़ी तारीफ भी निकल जाना कभी, क्यों सर? बीवी के खाने की तारीफ भी तो हो जाना। एक मौलाना आए, वो मौलाना आए, खाना वाना उनकी दावत थी, और खाना खाने के बाद मौलाना ने बोले आपकी अहलिया को बोलिए कि खाना जो है बहुत ज़बरदस्त पका था, और उनको मेरे 2 जुमले उन तक पहुंचा दीजिए कि बहुत बहुत शुक्रिया, खाना बहुत अच्छा किया, अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे। अब वो चले गए मौलाना, उन्होंने बीवी को जाके बोले, बीवी को जैसे बोले कि मौलाना ऐसे बोले, तो बीवी रोने लगी। बोले मैं मौलाना ने बोली हुई बातें बताया, तारीफ की बातें, तुम रो रही। बोले 20 साल हो गए शादी को, कभी तारीफ नहीं किए, बेचारे मौलाना एक बार आए और तारीफ कर दिए। अब इन्होंने सीख लिया, मतलब बीवी की तारीफ करना ज़रूरी है। तो बहुत तैयारी के साथ गए अभी दूसरे दिन। सबको मालूम है, फिर भी दूसरे दिन जब बैठे,
और बिरयानी पकी थी। बिरयानी जैसे एक वाला खाओ, वाह बेगम क्या बनाए तारीफ, मैं आपकी उंगलियों को चूम लूं, क्या था, अरे क्या बिरयानी बनी है। तो उधर पारा गर्म हो रहा है, बीवी इधर तारीफ कर रहे हो और बीवी उधर गर्म हो रही, गुस्से में आ रही है, ज्यादा गुस्से में आ रही। बोले क्या होगा बेगम? बोले जिंदगी में कभी तारीफ नहीं करे, आज बाजू वाले ने बिरयानी भेजे तो तारीफ कर। तो तारीफ करने से पहले पूछ लो, कहीं जोमेटो से तो नहीं आया कहीं, है वो भी एक प्रॉब्लम है। हाँ, जोमेटो से मंगा के, हाँ, बच्ची को रिश्ता आया, लड़के वाले आ गए, हमारी बच्ची ने बनाया डिश। हाँ, तो वो बोले कि थोड़ी देर पहले हम देखे जोमेटो वाला यहाँ से जा रहा था। हाँ, तो ये मैं बोलने का मतलब है भाई, अप्रिशिएट करो। हाँ, अच्छे रिलेशन मेंटेन करने के लिए कुरान ने 3 उसूल बताए। सबसे पहले, किसी की गलती हो गई तो उसको छुपाओ, और उसके बाद साफ करो, और उसके बाद खुशबू लगाओ। इसका मतलब क्या है कि कोई गंदगी यहाँ है पड़ी हुई है, तो आप उसको पहले उसके ऊपर मिट्टी डाल दो, वो गंदगी के ऊपर मिट्टी डाल दो, मतलब उसको छुपाओ, उसका इश्तेहार मत करो। सबसे पहले लड़की के साथ जो होता है ना, तो फौरन अब तो वीडियो कॉलिंग, और इसके माँ के साथ ये हो गया, तुम्हारे दामाद ने क्या बोल दिया और क्या कर दिया। अरे भाई नहीं, छोटे एक दूसरे की गलती। अल्लाह ताला ने हमको एक दूसरे का लिबास कहा है कि लिबास ऐबों को छुपाता भी है, लिबास सबसे क्लोज भी होता है और खूबसूरती भी बख्शता है। ये एक दूसरों के लिए लिबास है। तो ऐसे रिलेशंस, खास तौर पे बीवी के साथ का रिलेशन, इसको पॉजिटिव बनाइए खुशी हासिल करने के लिए, इसको रिलेशन को। तो अब सबसे पहले उसके ऊपर मिट्टी डालिए, उसको फिर छुपाइए, उसके बाद उसको साफ कीजिए। ऐसा नहीं कि 5 साल के बाद जब क्या करे थे तुम वही बात को निकाल रहे, बार बार दोहरा रहे, नहीं, एक बार दिल से माफ कर दिए, खत्म हो गया। और तीसरी चीज क्या है, वहां गंदगी हो गई थी तो खुशबू लगाओ, उसके लिए एक गिफ्ट भी लाओ। तो इमेजिन करो कि सामने वाले की गलती हो गई, आपने उसको छुपाया भी, किसी से नहीं बताया, उसको माफ भी कर दिया और उसके लिए शाम में तोहफा भी लाया, तो आपके बारे में उसका क्या ख्याल होगा? आप क्या करते हैं, वो उसने गलती की तो उससे ज्यादा आपका आवाज हो जाता है, हाँ, टिट फॉर टैट, टिट फॉर टैट, और वो बढ़ते ही जाता है, यहाँ तक कि हम जालिम बन जाते हैं। तो इसको कंट्रोल करना जरूरी है। हमारे रिलेशंस पॉजिटिव होना चाहिए। ये पॉजिटिव रिलेशंस सोसाइटी के साथ भी होना, जितने पॉजिटिव रिलेशंस रहेंगे हर एक के साथ, टीचर के साथ, हमारे टीचर के साथ रेस्पेक्ट होना चाहिए। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जिससे मैंने एक वर्ड भी सीख लिया, वो उसकी मैं गुलामी में हूँ, चाहे वो मुझे बेच दे कहीं भी। तो जिससे एक वर्ड भी सीखा, ये हमारे टीचर्स हैं, अपनी ज़िंदगियों को जला रहे हैं हमको सिखाने के लिए। उनका रेस्पेक्ट। माँ बाप के साथ हमारे रिलेशन अच्छे होना चाहिए। आज हमारे माँ बाप के साथ रिलेशन कैसे हैं हम सब जानते हैं। अल्लाह ताला ने अपने साथ माँ बाप को जोड़ लिया है कि कितनी माँ की खास तौर पे कि गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल सब माँ के लिए, और बाप के लिए कंसोलेशन प्राइज है कि वो तो है हम माँ बाप की कदर करने वाले बने। हम यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं, छुट्टियों में जब जाते हैं तो माँ के पैर दबाए, उससे पूछे बेटा अम्मी तुमको क्या लाऊं, मैं क्या करूं, मैं खिदमत करूं। माँ की दुआ ले ले, माँ बाप की दुआ ले ले, उससे उससे ज़्यादा इफेक्टिव कोई चीज़ दुनिया में नहीं है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या हमने बहुत सुने होंगे, डिटेल में मैं नहीं जाता, लेकिन जब माँ के इंतकाल के बाद जब जाते थे तो अल्लाह ताला बोलते थे कि मूसा अब ज़रा संभल के आया करो, तेरे पीछे माँ की दुआ थी, अब वो दुआ देने वाली दुनिया में नहीं रही। तो ऐसी पॉजिटिव रहती। जब मैं डीएम करके आया था तब तो शुरू में नए फ़कीर को भीख की जल्दी, तो वो पेशेंट्स आएंगे नहीं आएंगे, खौफ, एंजाइटी, तो वो बहरहाल पहले दिन से ही अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल से पेशेंट तो जो भी थे, क्योंकि ज़रूरत थी, न्यूरोलॉजिस्ट ज़्यादा नहीं थे, तो पेशेंट तो आना शुरू हो गए थे। फिर भी 15-20 पेशेंट जो भी हुए देखने के बाद मैं बैठा था, थोड़ा नर्वस था। वालिद साहब आए, बोले बेटा थोड़ा नर्वस दिख रहे, क्या बात है? हाँ अब्बा जितने पेशेंट थे देख लिया, अब ख़त्म हो गया, अब तो बैठा हूँ। तो समझ गए माँ बाप और बच्चों के बीच में ऐसे रिलेशन होना चाहिए कि बच्चे की बॉडी लैंग्वेज से माँ बाप को समझना चाहिए, माँ बाप की बॉडी लैंग्वेज से बच्चों को समझना चाहिए कि मेरी माँ क्या चाहती है। बोलने की जरूरत नहीं पड़ना, बाप को बोलने की जरूरत नहीं पड़ना, कि ऐसे रिलेशन उनके साथ होना। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चे को बोले अय मेरे प्यारे बच्चे, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने यूसुफ अलैहिस्सलाम अय मेरे बेटे, कितना मुखातिब करने का अंदाज, कैसा रिलेशन उनका बनाऊंगा तब जाके वो अंदाज करे, और जब हुक्म दिए तो उसके ऊपर वो तैयार हो गए। तो हमारे रिलेशन भी, तो अब्बा बोलने लगे बेटा क्यों नर्वस होता है, कि कुछ ही दिनों गुजर जाएंगे, लोग इंतज़ार करेंगे तुम्हारे कंसल्टिंग की और वेटिंग में रहेंगे, और यहाँ तक कि कई महीने वेट करना पड़ेगा तब जाके आपका कंसल्टिंग हो पाएगा। ये मेरे बाप की दुआ थी उस वक्त की,
कि जो कई 1-2 साल के अंदर ही मेरी वेटिंग लिस्ट शुरू हो गई और अपॉइंटमेंट सिस्टम शुरू हो गया। आज वो 4 महीने 5 महीने, वो बाप की दुआ है जिसकी वजह से आज यहाँ तक पहुँचा है। आपको दुनिया में सक्सेस हासिल करना है, खुशी हासिल करना है, तो माँ बाप की दुआ ले लो, माँ बाप की दुआ ले लो। उससे बड़ा कोई गुरु मंत्र नहीं हो सकता। तो माँ बाप के साथ रिलेशन और पॉजिटिव रिलेशन, ये स्टडी हमको ये सिखाती है कि रिलेशंस हमारे हमेशा हमारे अच्छे होना, और अल्टीमेटली हमारे खालिक के साथ रिलेशन। वो खालिक और मालिक जिसने हमको हर चीज़ दिया है। हम किसी से मोहब्बत क्यों करते हैं? इसलिए मोहब्बत करते हैं कि उसके एहसानात रहते हैं, उसका नॉलेज रहता है, उसकी खूबसूरती रहती है, इससे मोहब्बत होती है। और किसी का काम इतना बड़ा रहता है, जैसे मिसाल के तौर पे हम और आपकी शादी होती है तो देखने जाते हैं, खूबसूरत हो गई तो भाई लव एट फर्स्ट साइट हो गया, ये हो गया, चलो भाई शादी होगी, खूबसूरती। किसी का काम, आज मैं 100 पेशेंट देख रहा हूँ, लेकिन एक वक्त आएगा 4-5 पेशेंट देखना मुश्किल हो जाएगा। मेरा नॉलेज बहुत ज़्यादा, लोग बोलेंगे बहुत नॉलेज है, लेकिन पीएचडी लोगों को मैंने देखा है कि एक दिन एक अल्जाइमर्स वाले मेरे पास आए, उनकी वाइफ बोली, डॉक्टर साहब मैं तंग आ गई अभी। काय झालं बाई, काय झालं? आत्तापर्यंत तर ठीक होतं, पण आज सकाळी मला त्यांनी चक्क ताई ताई म्हणायला सुरुवात केली। वाइफ को बोल रहे बाजी बाजी बाजी। कौन है? पीएचडी का प्रोफेसर है, लेकिन डिमेंशिया हो गया, खत्म हो गया, नॉलेज खत्म हो गया। हमारा नॉलेज भी रहने वाला नहीं है, हमारी खूबसूरती रहने वाली नहीं है। हमारा जिस चेहरे को देख के अलग अलग तरफ से सेल्फीज निकालते थे, हम देखने के लिए तैयार नहीं है। और बोल रहे कि यही वही चेहरा है जिसका पर हम मरते थे और जो भी होता था, और वो भी ख़त्म हो रहा है, ये भी ख़त्म हो रहा है। और एहसान किसके ऊपर? किसके ऊपर? जो माँ बाप अपने बच्चों की परवरिश बड़े प्यार से करते हैं, बुढ़ापे में उन्हीं की तरफ आस की नज़र से देखते हैं। तो एहसान किसके ऊपर किसके रहने वाले हैं? लेकिन एक खालिक और मालिक है जिसकी खूबसूरती हमेशा की है, जिसका काम ऐसा ज़बरदस्त है कि पूरे कायनात को चला रहा है। उसका नॉलेज ऐसा है कि कौन सा पीला पत्ता कब होने वाला है, कब झड़ने वाला है, और ऐसे गिरेगा कि ऐसे गिरेगा, उसका नॉलेज उसको है। बारिश के खतरे कहाँ गिरने वाले हैं, और उसके साथ एक एक फरिश्ते को लगा दिया, उसका नॉलेज और उसकी ताकत और उसका काम कैसा है। और उसके एहसानात ऐसे हैं कि बारिश के ख़तरों की तरह हमारे ऊपर झड़ रहे हैं, और वह इन रिटर्न वो एक्सपेक्ट हमसे कुछ नहीं करता। उससे मोहब्बत नहीं की जाए तो किससे मोहब्बत की जाए? तो रिलेशन हमारे उससे भी अच्छे हो जाए। उसके बाद है एंगेजमेंट एंड फ्लो। जो भी आप काम कर रहे हैं, जो आप काम कर रहे हैं, या मसलन आप बीएससी कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, उसके अंदर 100% कमिटमेंट होना चाहिए। उसके अंदर कमिटमेंट आपका 100% होना चाहिए। एंगेजमेंट, उससे आपको एक खुशी मिलती है 100% उसके अंदर, और उसके अंदर एक फ्लो भी आता है। एंगेजमेंट एंड फ्लो एक थियरी है कि आपका 100%, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना। और सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन इस वक्त क्या है? मोबाइल। ये सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन, नंबर 1 डिस्ट्रैक्शन हमारा बना हुआ है। जब लेजर है ना, लेजर आपने सुना होगा, लेजर, आज सर्जरी होती है, लेजर से आप ऑपरेशन कर सकते हैं, लेजर से कट कर सकते हैं। वो क्या रहता है? वो लाइट है, लेकिन उसके अंदर उतनी ताकत क्यों आ गई? क्योंकि वो फोकस लाइट है। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो लेजर जो होता है ना, वो लाइट का फोकस लाइट है। जब वो फोकस आ जाती है तो उसके अंदर एक ताकत आती है, वो टिश्यू को भी कट कर सकती है। वैसे हमारे अंदर जब फोकस आ जाता है तो हम वो भी एक ताकत बन जाती है। हमारे अंदर डिस्ट्रैक्शंस कम हो जाते हैं। कितने डिस्ट्रैक्शंस कम हो जाते हैं? आज जो मोबाइल की वजह से डिस्ट्रैक्शंस है वो हमारे सामने है। आज मोबाइल हर चीज में डिस्ट्रैक्शन बना हुआ है। अगर आप बोर नहीं हो रहे तो एक पोयम सुना दूं? तो ये पोयम है, फेसबुक से फुर्सत मिले तो बताना। क्यों भाई, नाम तो बड़ा कैची है नहीं जी? कोई प्रॉब्लम? फेसबुक से फुर्सत मिले तो बताना, बातें कुछ शेयर करनी है आपसे, फेसबुक से फुर्सत मिले तो बताना। कुछ कहना चाहते हैं घर वाले आपसे, डीपी स्टेटस चेक हो चुके हो तो बताना। बर्दाश्त की हदें पार कर दी हमने, वाईफाई के न होने पे सब्र हो जाए तो बताना। अपने बच्चे से ज़्यादा ख्याल रखते हो इसका, सपने में भी मोबाइल ना आए तो बताना। दुख और भी हैं ज़माने में इंटरनेट के सिवा, सोशल मीडिया से निजात मिल जाए तो बताना। कभी टॉयलेट में तो कभी लिहाफ के अंदर। हाँ, बच्चों को तो बहुत समझ में आ गई बात। कभी टॉयलेट में तो कभी लिहाफ के अंदर, मोबाइल से दूरी बर्दाश्त हो जाए तो बताना। नफरतें फैल रही हैं इंसानियत में, ट्रोल करते करते मर न जाए तो बताना। भूख व प्यास को भुलाकर कभी कभी, भूख व प्यास को भुलाकर कभी कभी मोबाइल चार्जिंग की फिक्र न लग जाए तो बताना। औरों के कारनामों को अंगूठे दिखाते दिखाते अपने आप से गाफिल न हो जाएं तो बताना। जिंदगी तो पिघल रही है बर्फ की तरह,
जिंदगी तो पिघल रही है बर्फ की तरह, फ्री डेटा लूज करने पर दुख ना हो तो बताना। कीमती लम्हात को बेबरकत बनाया हमने, कीमती लम्हात को बेबरकत बनाया हमने। रात चुटकी में ना गुजर जाए तो बताना। गलत फीड से गलत ग़िज़ा की तरह फिर बीमारियां ना आए तो बताना। एडिक्शन की हद तक छा गया है मोबाइल, उलझन, गुस्सा और मेमोरी लॉस ना हो तो बताना। शिकार हो गए हैं बच्चे, जवान व बूढ़े, कोई बचा नहीं है इसे। बड़े हाजी साहब भी उसमें मुब्तला हैं, बड़े दाई साहब भी हैं, मौलाना साहब भी हैं, सब के सब इसके शिकार बन गए। शिकार हो गए हैं बच्चे, जवान व बूढ़े, बचकर कोई निकला हो तो बताना। देते हो अपने आप को धोखा और थोड़ा कहकर, नमाज़े खजाना हो जाए तो बताना। मसरूफ है ऐसे टीवी और नेट पर, मसरूफ है ऐसे टीवी और नेट पर, माँ बाप के होते हुए बच्चे यतीम न हो जाएं तो बताना। माँ बाप के होते हुए बच्चे यतीम न हो जाएं तो बताना। जागो, जागो और जगाओ दुनिया को इस आग से, जागो और जगाओ दुनिया को इस आग से। फरिश्ता साथ लेने अब आ जाए तो न बताना, फरिश्ता साथ अपने ले जाने आए तो न बताना। फेसबुक से फुर्सत मिले तो बताना, फेसबुक से फुर्सत मिले तो बताना। हम अपने आप को कहाँ ले जा रहे हैं? अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहे वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र, पूरा धोखे और खसारे में है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं हम हरामकारी नहीं कर रहे, हम बदनिगाही नहीं कर रहे, हम बस ऐसे टाइम पास बोल के देख रहे हैं। क्या हमारी ज़िंदगी टाइम पास के लिए मिली है? एक स्टूडेंट से पूछो, वो बोलता है 5 मिनट अगर मिलते थे ना मैं पास हो जाता था। दूसरा बोलता है 5 मिनट मिलता तो मैं फर्स्ट क्लास आता था। 5 मिनट अगर मिल जाते तो मैं डिस्टिंक्शन आता था। 5 मिनट अगर मिल जाते थे तो मैं फर्स्ट आ जाता था। उसी तरीक़े से क़यामत के दिन भी कुछ लोग बोलेंगे 5 मिनट मेरे ज़िंदगी के ज़ाय नहीं करता तो मेरी भी जन्नत हो जाती। 5 मिनट की फासले से वो चीज़, इसलिए बोले जन्नत में अहले जन्नती को जाने के बाद किसी चीज़ का खलक और अफसोस नहीं होगा सिवाय उस घड़ी के जो दुनिया में अल्लाह के जिक्र के बगैर गुजर गई हो। आप अपने टाइम को ज़ाय कर रहे हैं। देखो ये कोरोना में बहुत सारे लोगों ने एस्टिमेट किया ना हमारा इतना लॉस हुआ, इतना लॉस। एक्चुअल लॉस नहीं था, मतलब कि एक महीने में अगर 1 लाख रुपए कमा रहे थे तो वो सिर्फ 10,000 कमा रहे थे, तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि हमारा 90,000 का लॉस हो गया। एक्चुअली 90,000 उनके पास से गए नहीं, लेकिन 90,000 जो कमा सकते थे वो पोटेंशियल, वो कोरोना की वजह से हम नहीं कमा सके। आप कितना कमा सकते हैं नेकियां, वो आपका लॉस नहीं तो क्या हुआ कि आपने 10 मिनट ज़ाय कर दिए। हमारे बड़े बताते थे, अब्बा भी बोलते थे क्या बेटा वही काम कर, या तो 2 रुपये मिलना नहीं तो 2 नेकियां मिलना। 2 रुपये मिले या 2 नेकी मिले, बाकी सब लाया नहीं है, बाकी सब लाया नहीं। तो अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से बचाना, और ये एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन और मेल और फीमेल का भी है। हम इसी सोसाइटी में रहते हैं, टीचर्स का एक दूसरे से अपोजिट जेंडर से इंटरेक्शन होता ही है, बच्चों का कभी कभी एक दूसरे से इंटरेक्शन होता है, उसके भी कुछ एटिकेट्स हैं। बड़ों ने बताया PPL, ये फार्मूला याद रख लो, PPL कोई बताएगा नहीं इंशाल्लाह। PPL, जब इंटरेक्ट कर रहे हैं आप आदमी एक लेडी से इंटरेक्ट कर रहा है, एक लेडी मर्द से इंटरेक्ट कर रहा है, तो PPL नंबर 1, इट शुड बी पब्लिक इंटरेक्शन। प्राइवेट में जाके कोने में जहां CCTV का कैमरा भी कवर नहीं कर रहा, वहां जाके अपोजिट जेंडर से इंटरेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। इट शुड बी पब्लिक, कोई साथ में रहे, अकेले ना जाए। मैं तो बोलता हूं ऐसे प्रोफेसर से मिलने जाना, सॉरी कोई ऐसे नहीं है प्रोफेसर जिसके सर पे एक भी बाल नहीं है, उससे भी अगर एक 12th क्लास की लड़की मिलने जा रही है किसी वजह से काम से, तो अपने एक सहेली को जरूर लेके जाओ। इट शुड नॉट बी प्राइवेट, इट शुड बी पब्लिक इंटरेक्शन, नंबर 1। दूसरा, इट शुड बी पर्पसफुल, कोई तो पर्पस होना तो बात करने है। चुपिए, हाँ बताइए और क्या है, लखनऊ में कैसा मौसम है, जरूरत नहीं है, आप देख लो इंटरनेट में, लखनऊ का मौसम समझ में आता, तो आपको पूछने की जरूरत नहीं है। अननेसेसरी चुपका चुपी छेड़ के बात करने की जरूरत नहीं है, ये शैतान की चाल है, यहीं से शुरू करता है वो। इसलिए बोले कि अपने निगाहों की हिफाजत करो। पहले मर्दों से कहा गया है, पर्दा आदमी के लिए पहले है और बुरखा आदमी के लिए पहले है, क्योंकि असल बुरखा तो दिल का है कि नजरों की हिफाजत आदमी को पहले का, औरत का नंबर बाद में आता है। तो यहाँ से शुरुआत होती है, कहानी यहीं से शुरुआत होती है, इसलिए वहीं रोक लगा दो। तो इट शुड बी पर्पसफुल। और तीसरा, इट शुड बी लिमिटेड, जितना पर्पस, बस कामा पुरता मामा, उतनी बात कर ली, अपना खत्म हो गया। तो इट शुड बी पब्लिक, इट शुड बी पर्पसफुल, इट शुड बी लिमिटेड।
तो इससे आप कई किस्म के एंजाइटी और गमों से बच जाएंगे। हार्ट ब्रेक क्यों हो रहा है? नहीं समझ रहे, सामने वाले नहीं समझ रहे, पीछे वाले समझ जाते। हाँ, हार्ट ब्रेक किसको बोलते हैं और डेट किसको बोलते हैं, ये सब मालूम है। अरे वो चीज, वो एक तस्वीर, वो डिजिटल हो या लाइव हो, वो कैमरा रिकॉर्ड कर लेता दिमाग। अब रात में आप सो रहे हैं, दिमाग में वही चक्कर चल रहा है। हाँ, नमाज में यूं खड़े हैं, दिमाग में वही आ रहा है। तो आपका चैन और सुकून तो गारत हो गया ना, तो आपका चैन और सुकून तो गारत हो गया। तो इन चीज़ों से बचो, ये आपको खुशी दिलाएगा, हैप्पीनेस दिलाएगा। तो एंगेजमेंट एंड फ्लो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्ट्रैक्शन से बचना है। आप हर चीज़ को चैलेंज की तरफ लीजिए। जब चैलेंज और स्किल का कॉम्बिनेशन हो जाता है ना, तो अंदर से एक खुशी मिलती है, जिसको एक्सटेसी बोलते हैं। एक खुशी का एहसास होता है। एक डिफिकल्ट केस आया तो आपने क्या किया, उसको रेफर कर दिया, या डिफिकल्ट केस एज ए चैलेंज आपने लिया कि नहीं मैं इसका डायग्नोसिस करूंगा। आपको अल्लाह ताला ने एक स्किल दिया है, वो स्किल का इस्तेमाल करके उसका डायग्नोसिस हुआ, उसका ट्रीटमेंट हुआ। अब वो जब पेशेंट अच्छा होता है और वो जब दुआ देता है, तो आपको जो खुशी मिलती है ना, वो कितने करोड़ों रुपए में भी नहीं मिल सकती है, वो खुशी नहीं मिल सकती है। चैलेंज और स्किल का कॉम्बिनेशन जब होता है ना, तो हर एक आदमी ये समझे कि ये डिग्री हासिल करना ये मेरा चैलेंज है, मैं इतनी स्किल डेवलप करूंगा कि वो मैं उसको अच्छे तरीके से करूंगा। उसके बाद आता है फिजिकल एक्टिविटी। जब एक्सरसाइज हम करते हैं ना, तो हमारे अंदर कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिसको एंडोर्फिन्स कहते हैं। ये खुशी के हार्मोन्स रहते हैं। उसकी वजह से एक हाई की फीलिंग आती है। हाई, हाई किसको बोलते हैं सामने वालों को शायद नहीं मालूम, पीछे वाले सुने हुए होंगे। हाई मिलता है, किक मिलती है, वो किक मिलती है। तो एक्सरसाइज से एक किक मिलती है, एक्सरसाइज करने के बाद। इसलिए पॉजिटिव एक्सरसाइज करना जरूरी है। हम में से हर एक ने रोजाना कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करना जरूरी है। एक सहाबी आए, उनका पेट निकला हुआ था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके पेट पे हाथ मार के कहा कि काश ये चर्बी यहाँ नहीं होती। कहा कि खवी ईमान वाला ज़ईफ ईमान वाले से बेहतर है। तो अगर आप जिम को जा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आप दीन के ऊपर चल रहे हैं, आप दीन के ऊपर चल रहे हैं, आप जिस्म बना रहे हैं ताकि मेरा स्टैमिना अच्छा रहे, मेरे को अंदर दिन भर काम करने की कुव्वत रहे, इसके लिए मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ। एक्सरसाइज के साथ हमारा डाइट भी अच्छा होना चाहिए। बहुत सारे डाइट ऐसे हैं, जैसे खासतौर पे फास्ट फूड, ये बेचारे जोमेटो स्विगी वालों को ज़्यादा परेशान मत करो। रात में 1 बजे 12 बजे जब बोले जब, और उससे खुशी भी नहीं। पहले एक डिश बनती थी ना, तो पूरे मोहल्ले वालों को पता चल जाता था इनके पास क्या बन रहा। हाँ, तो उसको चेरिश करते थे। जैसे काम से आते ही बराबर बोलते थे हाँ आज ये पकड़ा, और उसको बड़े चाव से खुशी से खाते थे। और वो खुशी है ना, एक 8-10 दिन तक चलती थी, नई डिश बनने तक वो खुशी काफ़ी रहती थी। इतनी आसानी से ये सब चीज़ें मिल रही है ना, इतना इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन।